Hello dear students, welcome back to Jora ES. I'm Upasna and today we are going to do our lecture number 16 of our polity lecture series in which we will cover emergency provisions. Last time we have done interstate relations. I hope you don't have any issue in that, and now we will start with emergency provisions. So first of all, what is emergency? एक स्टेट इमरजेंसी वो होती है जिसमें कुछ पीरियड होता है ना, जो गवर्नेंस का होता है, राज्य जो होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सेंट्रल लेवल पे राज्य करती है हमारी लोकसभा, मीन्स पार्लियामेंट इन द सेंस, एंड स्टेट में हमारे होते हैं सीएम वगैरह, राइट। बट जब हमारा इमरजेंसी पीरियड आ जाता है, तब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हो जाते हैं अल्टीमेट हेड, अगर हम कहें तो। अब वो कैसे होते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, कैसे नहीं है, क्या नहीं है, वो अब आगे हम जानेंगे इन डिटेल। अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो ओवर रूल कर देता है किसी प्रोविजंस को जो कि फंडामेंटल राइट्स में भी दी गई होती है। वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए प्राइमरी अवेलेबल है, राइट। लेकिन जब हमारा नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तब वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। कब के लिए? जब तक हमारे इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है। पार्ट 18 में हमें दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस, विच इज आर्टिकल 350 टू 360। अब ये प्रोविजंस जो होती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि कोई भी सिचुएशन जो आ जाती है, तीन तरह की हमारी इमरजेंसीज होती है, वो कौन सी होती है आगे पढ़ते हैं। उन तीनों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल कर रहा है। द रैशनैलिटी बिहाइंड, इसके अंदर जो रैशनैलिटी है वो क्या है, जैसे तर्क हम बोले कि क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। हमारी देश की सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी मीन्स हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसकी अखंडता, उसकी जो यूनिटी है, उसकी उनका मान सम्मान और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है इन इमरजेंसी प्रोविजंस को लाया गया है। तीन तरह की हमने बताया था कि इमरजेंसी होती है। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों आपस में है तो इमरजेंसी, लेकिन ये तीनों ही डिफरेंट है। इनमें क्या डिफरेंस है आगे हम पढ़ते हैं। पहली बात तो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। नेशनल इमरजेंसी वॉर के बेसिस पे होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। एक्सटर्नल एग्रेशन मींस हमारा कोई, लाइक दिस इज आवर इंडिया एंड मान लीजिए दिस इज पाकिस्तान, तो इनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। मींस हमारी कंट्री के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर से हो रहा है, चाहे वो चाइना के साथ लगा लो आप या फिर श्रीलंका के साथ लगा लो, दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। बट इन आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन होता है जब देश के अंदर ही, मान लीजिए दिस इज आवर इंडिया, ठीक है, और ये हमारा आ गया, यहाँ पर वो चीज हो रही है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है इन द सेंस। तो क्या होगा कि इस चीज को बोला जाएगा कि इंटरनल एग्रेशन है, इंटरनल इमरजेंसी। और जो बाहर हो रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ बताया गया था, तो दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन। पहली बात तो ये आर्म्ड रिबेलियन जो है ना, ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उससे आया था। उससे पहले क्या था आगे जानते हैं। आर्टिकल 352 में हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में पता लगता है, उसके बारे में लिखा गया कि लग सकती है। और ये कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं इन्हें, चाहे वो उनके अक्रेंस ऑफ वॉर से पहले ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होने वाला है तब हम जाकर इसको इमरजेंसी लगाए। अगर हमें लग रहा है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days हो रहा है, मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, विद इन अ पीरियड ऑफ एन नंबर ऑफ डेज या एन नंबर ऑफ मंथ्स हो रहा है, तो हम पहले ही हमारी जो कंट्री है उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाती है, वो क्या होती है? वो एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर होता है, जो अभी हमने बात की थी पिछली साइड में। और जो आर्म्ड रिबेलियन होता है वो होती है इंटरनल इमरजेंसी, बिकॉज वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है। इंडिया मीन्स हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है। ये देखिए आर्म्ड रिबेलियन जो है 44th अमेंडमेंट से है। पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन में फर्क क्या है? देखिए आर्म्ड रिबेलियन जो होता है उसमें प्रॉपर आपके पास अगर कोई गन है या कोई आर्म्स है, ठीक है, फिर तो आपको हम बोल सकते हैं कि हाँ यू आर डूइंग, कि ऐसे काम कर रहे हो जिससे इंटरनल इमरजेंसी लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट आर्म्ड रिबेलियन, पर कहीं ना कहीं दैट कैन बी कॉल्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्योंकि अगर वो मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर बैठे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। और इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं,
किसी के लिए भी एक सब्जेक्टिव थिंग है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया और पाकिस्तान ओनली मतलब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम वॉर करेंगे, तो दैट इज योर एक्सटर्नल एग्रेशन, और कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि होने ही वाली है वॉर, चाहे तो फॉर्मल है चाहे नहीं है, इट विल बी कॉल्ड आर एक्सटर्नल एग्रेशन, और इसके बेस पे हमारी इमरजेंसी लग सकती है, एंड इन दोनों के लिए भी लग ही सकती है, यही चीज थर्ड पॉइंट में बताई गई है। फिर 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 क्या बताता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है, पहले तो ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून थी, मींस जुडिशियल रिव्यू के दायरे में जो चीजें आती हैं वो उससे बाहर थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या हुआ, वो वापस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गई है। नहीं तो इसका मैलिफाइड जो होता है ना, मैलिफाइड बोलते हैं, नेचर भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हित के लिए वो इमरजेंसी लगा ले, जैसे कि हमने 1972 के टाइम पे देखा था, इंदिरा गांधी के टाइम पे देखा था, राइट। In Minerva Mills case 1980, Supreme Court held that national emergency can be challenged in the court on the ground of malefied or the declaration was based wholly extraneous or irrelevant fact, कि इसका कोई मतलब हम आसान भाषा में बोले कि इसका कोई तर्क था लगाने का या नहीं था, बिना बात की क्या इमरजेंसी तो नहीं लगाई गई है, कहीं इसका कोई उनका अपना लाइक काइंड ऑफ प्रॉफिट तो नहीं जुड़ा हुआ था। पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होता है, देखिए पहले नहीं था, ये बाद में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगा है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो तो वो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से 1 मंथ के अंदर अंदर ही पास हो जानी चाहिए, एंड लेकिन अगर जो इमरजेंसी है मान लीजिए उस टाइम पे लग रही है जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है, तब ये क्या होगा कि 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लामेशन, देन द प्रोक्लामेशन सर्वाइव अंटिल 30 days, जब तक मान लीजिए ये लोकसभा है, ये डिसॉल्व हो चुकी है, अब सेकंड लोकसभा बन रही है, और जब वो बैठ जाती है तब विद इन 30 days, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 मंथ ओनली, राइट। तो उस टाइम के पीरियड के बीच बीच में फर्स्ट सिटिंग के बाद ही वो होती है, इसको अप्रूव करनी पड़ती है, और इस टाइम के दौरान मीनवाइल राज्यसभा जो होता है उसको अप्रूव करेगा, अगर दोनों ही अप्रूव कर देते हैं तो वो बिना किसी रोक टोक के 6 मंथ तक चल सकती है, और एवरी 6 मंथ के बाद वो एक्सटेंड भी हो सकती है, दोबारा से लाइक वोटिंग हो एंड दोबारा भी वो चीज हो सकती है, क्योंकि वॉर जो होती है 2 दिन की तो नहीं है, वॉर कैन हैपन फॉर ईयर 2 years और मोर, इन इवन मोर देन दैट। Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority. Special majority क्या होती है हमारी 2/3 majority, right? उससे वो पास होनी चाहिए। अभी रिवोकेशन क्या होता है, मीन्स जो आपने इमरजेंसी लगा दी है उसको हटा कैसे सकते हैं, प्रेसिडेंट तो सीधा सीधा हटा सकता है, उसमें कुछ उसको ना तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए ना किसी के साइन चाहिए, वो क्या करेंगे, वो डिक्लेयर कर देंगे एंड दैट वुड बी डन, आपकी इमरजेंसी हट जाएगी। लेकिन अगर हमें पार्लियामेंट बेस पे जाना है तो क्या होगा, लोकसभा जो होता है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको मीन्स अप्रूव करेगा कि हाँ हट सकती है। Proclamation of emergency has a drastic and wide-ranging effects on the political system. कैसे? एक तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ हमारा डिफरेंस होगा, क्यों? The normal fabric of the center state relation undergoes a basic change. कौन से चेंज है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। अभी यहाँ पे क्या होगा, इमरजेंसी लगने से सेंटर जो होता है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकता है कुछ भी, किसी भी मैटर में डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। लेजिस्लेशन में क्या होगा कि जो भी स्टेट लिस्ट की चीजें हैं वो सीधी सीधी सेंटर के अंदर आ जाएंगी, प्रेसिडेंट के अंदर आ जाएंगी। फाइनेंसेस में क्या है, वही चीज होगी, सेंटर प्रिवेल करेगा। इसका इफेक्ट क्या होता है लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी चल रही है, ऑपरेशन में है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है, जो उसका लाइफ है, वो नॉर्मल टर्म के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, लाइक नॉर्मल टर्म जैसे हम मान लेते हैं 5 years के लिए चलता होता है, तो उसका 1 साल एक्स्ट्रा भी वो लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। Similarly, the Parliament may extend the normal tenure of state legislative assembly by 1 year each time during a national emergency, subject to maximum period of
6 month आफ्टर द इमरजेंसी। सेम चीज है, वही सेम चीज इसी में होती है, ठीक है। जैसे सेंटर में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब करते हैं हमारे इफेक्ट्स जो नेशनल इमरजेंसी से होते हैं फंडामेंटल राइट पे। देखिए, कोई राइट है जो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं आपके, हट जाते हैं। कौन से होते हैं, देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 जब इमरजेंसी लगती है, 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 9 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रीलिम्स कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जबकि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी होती है। दैट इज योर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है क्या, अभी आप खुद देखेंगे, क्योंकि राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 19 है दैट कैन ओनली बी सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज लेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर्स और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे वो नहीं होगा। जब आर्म्ड रिबेलियन मींस इंटरनल एग्रेशन हो रहा है तब नहीं होगा। व्हेन योर इमरजेंसी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन मींस, जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे रशिया मान लीजिए, रशिया के साथ हमारा कुछ चल रहा है, विद इन इंडिया नहीं है कुछ भी, तब हम लगा सकते हैं हमारा जो सस्पेंशन है आर्टिकल 19 का वो हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर इंटरनल एग्रेशन है, सॉरी हमारा आर्म्ड रिबेलियन है, तब ये चीज नहीं होगी। सस्पेंशन कौन से आर्टिकल की और हो सकती है, ठीक है। remedial measures are suspended, not the fundamental rights. The suspension of enforcement relate to only those fundamental right जो कि presidential order के अंदर है। suspension could be period during the operation of emergency for a shorter period। ये short time के लिए भी हटाए जा सकते हैं। कौन से हो जाते हैं वो आपके, देखिए 44th अमेंडमेंट के तहत क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव टू द कोर्ट। आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका आर्टिकल 20 और 21 वायलेट होता है तो। डिक्लेरेशन मेड सो फार, अभी तक कौन सी डिक्लेरेशन मींस कौन सी इमरजेंसी अभी तक लगी है। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन जब हुई थी हमारी, जैसे चाइना के साथ हमारा जो एग्रेशन चल रहा था तब की बात है, इंडो चाइना वॉर चल रही थी, तब हमारी लगी थी फर्स्ट इमरजेंसी, ठीक है। ये 1962 के टाइम पे लगी थी, 1968 तक ये हमारी इमरजेंसी चली थी। सेकेंड कौन सी चली थी, ये 1971 की चली थी जब पाकिस्तान के साथ हमारा अटैक चल रहा था। इवन व्हेन इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन द थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड। अभी ये चली रही थी, तीसरी दोबारा से कर दी गई थी, ठीक है। ये दोनों की दोनों इमरजेंसी कब रिवोक हुई है, मार्च 1977 में। अब प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, पहले हमने पढ़ा है नेशनल इमरजेंसी, देन अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल रूल, after that we will study financial emergency। आर्टिकल 355 इम्पोज करते एक ड्यूटी की, सेंटर की ड्यूटी है कि जब भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो वहां पर लग जाएगा हमारा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है, देखिए हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, मीन्स हेड ऑफ द नेशन एक तरह से कहे, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, उस उसके हेड कौन से होते हैं, हमारे गवर्नर। It is the duty in performance with the center takes over the government of a state under Article 356. Under the case of failure constitutional machinery means वो constitution के according नहीं चल रहे हैं, तब president क्या होंगे, वो एक state emergency लगा सकते हैं। ये विद इन इंडिया ही होगा क्योंकि हमारे states तो इंडिया के अंडर ही है, ठीक है। अभी इसको प्रेसिडेंट, इसको मीन्स पॉपुलरली प्रेसिडेंशियल रूल कहा गया है, प्रेसिडेंट्स रूल कहा गया है। इसके ग्राउंड क्या है इम्पोजिशन के, आर्टिकल 356 बताते हैं कि अगर ऐसे किसी सेटिस्फेक्शन हो जाती है उनको कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना जो गवर्नेंस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं उनको कैरिड नहीं कर पा रही है, तब हमारी लग जाएगी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि जब भी स्टेट फेल हो जाती है हमारा
किस चीज के लिए? टू कंप्लाई विद द गिव इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट सिचुएशन दैट हैज अराइजन which the government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution. In simple words, just we can say कि जब सेंटर के अकॉर्डिंग मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं चल रही है, at that time your president rule can be imposed on any state. अब पार्लियामेंट का अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ये दोनों मीन्स जो हमारे दोनों वो है हमारे हाउसेज है, दैट इज हमारा राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों से पास होनी चाहिए विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ द इशू। आज लग गई है स्टेट पे इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लग गया है मान लीजिए हमारे हरियाणा पर, तो राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 2 months। अभी हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी, वो कितने टाइम पर अप्रूव होती है? अंडर 1 month। ओके, हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन होती है उस टाइम पे जब लोकसभा डिसॉल्व है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि लोकसभा डिसॉल्व थी, तब जब तक लोकसभा आ नहीं जाती, फर्स्ट सिटिंग कर नहीं लेती, तो 30 डेज के अंडर अंडर उनको करना पड़ेगा अप्रूव। मीनवाइल जो है राज्यसभा करेगी। इसमें क्या है कि जो रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, तब क्या होगा, जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 डेज तक सरवाइव करेगी। सेम वैसे ही जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर भी स्टेट इमरजेंसी में सेम ही है 30 डेज वाला। फर्क क्या है, हमारे जो बोथ हाउसेज हैं उनको वहां पर तो 1 month के अंदर करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 months के अंदर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रेसिडेंट रूल के, यहाँ पर जो भी फंक्शंस होंगे स्टेट गवर्नमेंट के और जो पावर वेस्टेड होंगी गवर्नर के अंडर, वो सीधी सीधी प्रेसिडेंट के अंडर चली जाएंगी। प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं सारी पावर्स जो है स्टेट लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट के अंदर वो एक्सरसाइज हो सकती हैं सीधी सीधी। ही कैन ऑल्सो टेक अदर ऑल नेसेसरी स्टेप्स, जो भी उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उनको लगाने के लिए लगेगा तो वो लगा सकते हैं वहां पर। अब इसका स्कोप क्या है, जुडिशियल रिव्यू का हमने पढ़ा था कि 42nd में हटा दिया गया, सॉरी 44th में ये चीज लगा दी गई थी कि जो हमारी जुडिशियल रिव्यू है वो लग जाएगी, और 37th में ये चीज रिमूव की गई थी। अब स्टेट इमरजेंसी का क्या है कि 38th अमेंडमेंट जो है वो क्या करती थी कि कोई चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन 44th से दोबारा से जुडिशियल रिव्यू आ गया। ये क्यों किया जाता है, ये सेम रीजन है कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, हमारे जो प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनका कोई पर्सनल मोटिव ना हो, इट शुड बी रियली ऑन द ग्राउंड बेसिस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसी के ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगी हो, इसीलिए ये चीज की गई है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, पहली बात तो डिक्लेरेशन के कौन से ग्राउंड्स है, आर्टिकल 30 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन के कि जैसे हमारी कंट्री है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है और हमारी जो टेरिटरी किसी भी तरह से वो फाइनेंशियल ही क्यों ना हो वो थ्रेटन हुई पड़ी है। अब पार्लियामेंट का अप्रूवल क्या होता है और ड्यूरेशन क्या होता है इसमें, कि जो बोथ दी हाउसेज हैं उनको क्या है 2 months के अंदर अंदर इसको इशू होने की 2 months के अंदर अंदर अप्रूव करना पड़ता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है सेम थिंग 30 डेज के अंदर। सिर्फ फर्क क्या है, देखिए ये 2 months वाला फर्क है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये 2 months की जगह 1 month हो जाती है हमारी, ठीक है, बाकी दोनों में 2 months है, और अगर डिसॉल्व हो जाती है तो तीनों इमरजेंसी में हमारे 30 डेज की ही बात करेंगे और इतने में राज्यसभा जो है हमारी अप्रूव कर देगी, और जब तक रिवोक नहीं हो जाती तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहती है। एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मीन्स जो सेंटर है ये हमारे स्टेट्स हैं। अभी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तो ऑब्वियसली जो सेंटर देखेंगे ना, क्योंकि उनको पूरा देखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है उनको पूरे देश के बारे में सोचना है, तो वो सारे स्टेट्स के बारे में फाइनेंशियल मैटर बना सकते हैं, सैलरीज रिड्यूस कर सकते हैं, अलाउंसेस भी रिड्यूस करते हैं, वो कोई भी क्लास हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस ही क्यों ना वो हो सकता है। ये अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी सो फार लगी तो नहीं है, ठीक है, जब से हमारा इंडिया आजाद हुआ है तब से कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है,
लेकिन अगर लग जाती है तो सिर्फ ये ही आपका बेसिस हो सकता है। जो हमारा ग्रुप ए सर्विसेज हैं, हमारे आईएएस आईपीएस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, इनके अगर ग्राउंड है सैलरी कम करने की, अलाउंसेस कम करने की, तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जो हमारे मनी बिल्स हैं, फाइनेंशियल बिल है, ये सारे रिजर्व हो जाएंगे जब तक मींस लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इनको पास नहीं कर देता है, मींस पास कर देते हैं ना हमारे जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो रिजर्व कर सकता है इन बिल्स को। डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरी, प्रेसिडेंट जो है आपकी सैलरीज कम कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, ठीक है, चाहे आप आईएएस आईपीएस ही क्यों ना हो। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है अभी तक जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं? एक तो फेडरल करेक्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सेंटर नॉट प्रिवेलिंग। फेडरल का ऑपोजिट क्या होता है? यूनिटरी। ये शो कर रहा है कि हर जगह पे जो हमारी यूनिटरी मींस यूनियन है उसको आप प्रिवेल कर रहे हो, तो हाउ इट इज शोइंग द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो पावर ऑफ द स्टेट, बोथ द यूनियन एंड द यूनिट्स विल एंटायरली बी कंसंट्रेटेड इन द, वही सेम चीज है कि आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाती है आपकी पावर्स। प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह का डिक्टेटर बन जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के कहने से ही सब कुछ होगा। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट है वो भी नलिफाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्टेट है, मान लीजिए पंजाब हरियाणा है, ठीक है, वहां पर अच्छे चल रहे थे दिन, लेकिन अभी क्या होगा, सेंटर देखेंगे तो हो सकता है कि वो ऐसी चीजें लगा दे जिससे हमारी जो है फाइनेंशियल ग्रोथ कम हो जाए। फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस, राइट, क्योंकि हमने देखा था ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 अंडर द एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट, उसके बारे में बात करेंगे। वाइल डिफेंडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आई डू नॉट ऑल टुगेदर डिनाई दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिकल बीइंग अब्यूज्ड और एम्प्लॉयड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। वो कह रहे थे कि ऐसी चीजें भी आएंगी कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं उनको ऐसी तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जुडिशियल रिव्यू हटा दिया गया था इमरजेंसी से, राइट, वो क्या था? दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू पॉलिटिकल पर्पसेस। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर इमरजेंसी खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।